रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। राकेश अपने 8 साल के बच्चे रिंकू को गोद में लिए हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी पारुल भी परेशान हाल में उसके साथ साथ चल रही थी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सब्र रखो बेटा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वो सीधा इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, जहां इस समय डॉक्टर आकाश और डॉक्टर रविंद्र थे। अरे ऐसे कैसे बिना नॉक किए चले आ रहे हो? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप मेहरबानी करके देख लीजिए। ठीक है, इसको स्ट्रेचर पर लेटाओ। अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है, जल्दी से इसको आईसीयू लेकर चलो। दोनों उसको आईसीयू में लेकर चले गए और पारुल और राकेश बाहर ही रुककर इंतजार करने लगे। अबे इतना क्यों तड़प रहा है, बस शांत हो जा। उन्होंने रिंकू को एक इंजेक्शन दिया और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो बेहोश हो गया। थोड़ा सा पेट दर्द था, बेफालतू में इतना झाए कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे हमारा तो फायदा ही है, इसकी किडनी निकाल लेते हैं। निकाल तो लेंगे, लेकिन इसके माँ बाप से क्या कहेंगे? अरे कहना क्या है, कह देंगे कि इसको पेट में इन्फेक्शन था, उसी को निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। गांव के जाहिल लोग हैं, इन्हें तो जैसे चाहो बेवकूफ बना सकते हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ में ब्लेड उठाया और मोंटू के पेट पर रखा। तभी अचानक से लाइट चली गई। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अगले ही पल उसको महसूस हुआ कि बेड पर कुछ हलचल हो रही है और फिर अचानक से लाइट वापस आ गई। पता नहीं इसमें क्या हो गया था। ये बोलकर दोनों ने देखा कि रिंकू की जगह एक बहुत ही भयानक आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और रिंकू दूसरे बेड पर पहुंच चुका था। दोनों की आंखें खौफ से फटी रह गई। उनके हाथ से ब्लेड छूटकर जमीन पर गिर गया। उस भयानक आदमी ने आकाश का गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने सर्जिकल ब्लेड उठाकर आकाश की आंख में गाड़ दिया। ये देखकर डॉक्टर रविंद्र चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाजे के सामने एक तकरीबन 8 साल की बहुत ही भयानक दिखने वाली एक बच्ची आकर खड़ी हो गई। उस बच्ची के हाथ में भी एक सर्जिकल ब्लेड था। उसने ब्लेड रविंद्र के पेट पर दे मारा। बाहर खड़े राकेश और पारुल को उनकी चीखें सुनाई दी और अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने दोनों डॉक्टर की लाशें पड़ी थी और रिंकू एकदम सही सलामत उनके सामने था। उन्होंने रिंकू को साथ लिया और फौरन अपने घर लौट गए। अगले दिन जब हॉस्पिटल खुला तो 2 डॉक्टर को मरा हुआ पाकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। उन दोनों डॉक्टर की लाशों के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर भाईजान लिखा हुआ था। ये नाम देखते ही डॉक्टर त्रिवेदी की आंखों में खौफ नजर आने लगा। उसने उसी टाइम डॉक्टर उमंग को कॉल लगाकर उनकी मौत की खबर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे हुआ ये सब? जब उनकी मौत हुई तब वो दोनों एक बच्चे के साथ में आईसीयू में थे। बच्चा बेहोश था, लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात है? उन दोनों की लाशों के पास एक कागज का टुकड़ा मिला है जिस पर भाईजान लिखा हुआ है। क्या? ये नाम सुनते ही न जाने क्यों उमंग की भी हालत खराब हो गई। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बस अभी के अभी मेरे साथ चलो। अरे पर बात क्या है, ऐसे अचानक? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। डॉक्टर उमंग उसी टाइम अपने साथ अपने बेटे मोंटू और अपनी बीवी मालती को लेकर अपने घर से निकल गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन ड्राइवर कार को दिल्ली की जगह हॉस्पिटल वाले रास्ते पर ले जा रहा था। ए ड्राइवर, पागल हो गए हो क्या? ये कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सुनते ही ड्राइवर ने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा दी। ड्राइवर नहीं, तुम्हारा भाईजान। और फिर वो कार को बहुत तेज चलाने लगा। अगले कुछ ही मिनटों में कार हॉस्पिटल के सामने खड़ी थी। तीनों वहाँ से भागने के लिए कार से बाहर निकले, लेकिन तभी
भाईजान का भूत उनके सामने आ गया और उनके बेटे मोंटू को तेजी से हॉस्पिटल के अंदर ले गया। मालती और उमंग भागे भागे अंदर पहुंचे तो वहां उनको कोई नजर नहीं आया। उन्होंने आईसीयू की लाइट जली हुई देखी तो उस तरफ भागे। डॉक्टर उमंग आईसीयू के अंदर घुस चुके थे। मालती अभी बाहर ही थी। तभी दरवाजा बंद हो गया। अब मालती को शीशे के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा था। अंदर उनका बेटा मोंटू स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और भाईजान हाथ में ब्लेड लिए हुए उसके पास खड़े थे। इस हॉस्पिटल में तूने आज तक न जाने कितने मासूम बच्चों के दिल गुर्दे निकाल कर अमीर लोगों को बेचे हैं। अब तू अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का दिल निकलते हुए देखेगा। नहीं। बाहर मालती भी अपने बेटे को खतरे में देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने देखा कि आईसीयू वार्ड में एक खिड़की है जिसके जरिए वो अंदर जा सकती है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली और उस खिड़की के जरिए अंदर पहुंच गई। भाईजान मोंटू के सीने पर ब्लेड चलाने ही वाले थे कि तभी मालती ने उनके पैर पकड़ लिए। ये देखकर भाईजान ने अपना हाथ रोक लिया। मेरे बच्चे को मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। छोड़ दो उसे। मैं अपने हाथों से कभी भी एक बच्चे को नहीं मार सकता। मैं बस तुम्हारे पति को एहसास करवाना चाहता था कि जो कुछ वो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है। ये कहकर भाईजान ने उस बच्ची की तरफ इशारा किया। उसको देखो, वो भी कभी तुम्हारे ही बच्चे की तरह जिंदा थी और प्यारी दिखा करती थी, और मैं भी कभी तुम लोगों की तरह इंसान हुआ करता था, और आज हम दोनों सिर्फ एक भटकती आत्मा बनकर रह गए हैं। पूछो इससे। उसकी बात सुनकर मालती ने उमंग की तरफ देखा। बताइए कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे की जान खतरे में है? ये आदमी हमारे हॉस्पिटल की वैन ड्राइव करता था। इसको सभी भाईजान कहते थे। इसका इस दुनिया में इसकी छोटी बहन चिंकी के अलावा कोई नहीं था। एक दिन ये चिंकी को बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर आया। हमारे पास उस दिन किडनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई थी। हमने इसे कहा कि चिंकी की किडनी फेल हो गई है और इसे जल्दी ही दूसरी किडनी चाहिए होगी। इसने फौरन चिंकी को अपनी किडनी देने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमने भाईजान और चिंकी दोनों की किडनी निकाल ली और उसे उसी टाइम ब्लैक कर दिया। मैं इस हॉस्पिटल की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी और इनको इनके किए की सजा भी दिलवा कर रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। इतना कहकर भाईजान और उस बच्ची की आत्मा गायब हो गई। मालती उसी टाइम उमंग को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उमंग ने अपना सारा जुर्म कबूल किया। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया। अब डॉक्टर उमंग जेल में कैद था और अपने पैसे के बल पर जमानत की तैयारी में लगा था। रात में जब सभी जेलर्स सो रहे थे तो किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पलट कर देखा तो वहाँ भाईजान और छोटी बच्ची थे। एक आखिरी ऑपरेशन बाकी रह गया था। ये कहकर भाईजान और उस छोटी सी बच्ची ने डॉक्टर उमंग पर हमला कर दिया और चारों तरफ खून के छींटे फैल गए। उसकी एक आखिरी चीख जेल के अंदर गूंज कर रह गई।